अब हम पढ़ेंगे भाग 6, जो क्या है, राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद नंबर 152 से लेकर 237 तक किया गया। 152 से 237 तक किया गया है राज्य कार्यपालिका का वर्णन, जो इसमें है भाग 6 में। ठीक है, तो जैसे हमने संघ कार्यपालिका पढ़ा है ना, और संघ कार्यपालिका के प्रमुख पद भी देखे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, है ना, मंत्रिपरिषद, उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका में भी पद पढ़ेंगे, जैसे राज्यपाल, आपका मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद। जैसे संघ कार्यपालिका में हमने संसद पढ़ा, तो यहाँ हम राज्य कार्यपालिका में क्या पढ़ेंगे, विधानमंडल पढ़ेंगे। क्लियर है? तो कंपेयर करके पढ़ेंगे। जब हमको राष्ट्रपति के अनुच्छेद याद हो चुके हैं, तो उसी की तरह से राज्यपाल के भी अनुच्छेद हमको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था? राष्ट्रपति के अनुच्छेद में अनुच्छेद नंबर 52, अनुच्छेद नंबर 52 भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 53 संघ की समस्त संघ कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, 54 में क्या पढ़ाया, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल। 55 में निर्वाचन पद्धति या प्रक्रिया। 56 में क्या बताया, कार्यकाल। 57 में क्या था, पुनः नियुक्ति, पुनः नियुक्ति। 58 में क्या था, योग्यता। और 60 में क्या था, शर्तें। 59 में क्या था, शर्तें। 60 में क्या था, शपथ। ठीक है, 60 में क्या था, शपथ। इतना पढ़ाया था। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेम इसी प्रकार किसका बनाएंगे, राज्य। अनुच्छेद नंबर 152 में है क्या, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 152 में राज्य कार्यपालिका से संबंधित जितनी भी शब्द आएंगे उसके क्या है, परिभाषा है। और इसी 152 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा, राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद नंबर 153 में बताया गया है कि एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद नंबर 52 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद नंबर 53 ये बताता है कि एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्यों का भी क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है। क्लियर है? अब देखो इसके बाद 52-53 हो गया। इसके बाद क्या क्या, संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में। तो अनुच्छेद नंबर 154 ये बताएगा क्या, कि राज्य कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। क्लियर है? इसके बाद देखो 54 और 55 में क्या बताया गया है, निर्वाचन मंडल और निर्वाचन पद्धति। तो यहाँ पर राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, उसकी क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया जिसमें अनुच्छेद नंबर 155। अनुच्छेद नंबर 155 में बताया गया क्या, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद नंबर 155 में राज्यपाल की क्या बताया गया है, नियुक्ति। ठीक है, उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया किसमें, अनुच्छेद नंबर 156। राज्यपाल का कार्यकाल किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 156। राज्यपाल की पुनः नियुक्ति के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसलिए 57 को छोड़ दो, उसका नहीं लेना है। 58 में क्या बताया गया है, योग्यता। तो अनुच्छेद नंबर 157 में बताया गया है राज्यपाल बनने की योग्यता। उसके बाद अनुच्छेद नंबर 158 में बताया गया है शर्तें, राज्यपाल के पद से संबंधित शर्तें। अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 158 में बताया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो शर्तों के बाद राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया 60 में। तो उसी प्रकार अनुच्छेद नंबर 159 में राज्यपाल के शपथ के बारे में बताया गया। अनुच्छेद नंबर 159 में राज्यपाल के किसके बारे में बताया गया है, शपथ के बारे में बताया। क्लियर है? तो जैसे हमको राष्ट्रपति का याद हुआ, उसी तरह से हमने किसका याद कर लिया, राज्यपाल का याद कर। क्लियर? तो अनुच्छेद नंबर 152 में भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होगा, राज्यपाल होगा। और अनुच्छेद नंबर 153 के तहत एक राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का क्या हो सकता है, राज्यपाल हो सकता है।
अनुच्छेद नंबर 154, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद नंबर 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में राज्यपाल की योग्यता, 158 में शर्तें और 159 में शपथ। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप इस राष्ट्रपति का अनुच्छेद याद करने हैं तो इसी से बन जाएगा क्या? राज्यपाल का अनुच्छेद। केवल आपको ये निर्वाचन के जगह में क्या पढ़ना है? नियुक्ति पढ़ना है, पुनः नियुक्ति को नहीं पढ़ना है ना। उसके बाद बाकी सेम वैसी बनाते हैं। क्लियर है? अब हम राज्यपाल का एक एक करके योग्यता, शपथ, नियुक्ति ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्या बताएंगे? योग्यता। राज्यपाल बनने का क्या बताएंगे? योग्यता, है ना, जो अनुच्छेद नंबर 20 में है 157। अनुच्छेद नंबर 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बताया गया। तो इसमें पहला वही भारत का क्या हो? नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा, लाभ के पद पे ना हो, लाभ के पद में ना हो। तीसरा, पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है। चौथा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पांचवा, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। तो विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। विधानसभा सदस्य ना हो, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना। वो विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पे ना हो, भारत का नागरिक हो। ये जो योग्यता रखता है वही क्या बन सकता है? भारत का राज्य का राज्यपाल। किसी भी राज्य का क्या बन सकता है? राज्यपाल। योग्यता क्लियर है ना। यहाँ पे देखो लिखा है विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, संसद और विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना। छठवां लिख लो यहीं पे, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो, संसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। ठीक है। यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखा है, विधानसभा और विधानमंडल। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार, क्योंकि दोनों सेम सेम कई लोगों को समझ में नहीं आता। जैसे हमने केंद्रीय कार्यपालिका में पढ़ा था संसद, और ये संसद कितने से मिलकर बनता है? इन चीजों से, राज्यसभा जो उसका उच्च सदन होता है, लोकसभा जो उसका निम्न सदन होता है, और एक राष्ट्रपति। ये तीनों मिलकर क्या कहलाते थे? संसद। इसी तरह राज्य कार्यपालिका में विधानमंडल होता है। राज्य कार्यपालिका में क्या होता है? विधानमंडल होता है, जो तीन चीजों से मिलकर बनता है। इसका निम्न सदन कहलाता है विधानसभा। इसका निम्न सदन क्या कहलाता है? विधानसभा। जो उच्च सदन होता है वो कहलाता है विधान परिषद। क्या कहलाता है? विधान परिषद। और तीसरा जो इसका भाग होता है वो है राज्यपाल। तो इस तरह ये केंद्र की प्रक्रिया है संसद, और ये राज्य की प्रक्रिया होती है क्या? विधानमंडल। और विधानमंडल तीन चीजों से, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। जहां पर ये विधानमंडल का निम्न सदन क्या कहलाता है? विधानसभा। उच्च सदन क्या कहलाता है? विधान परिषद। और ये है राज्यपाल। ठीक है। प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है, प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है। विधानमंडल के अंतर्गत निम्न सदन विधानसभा होता है, लेकिन भारत के केवल 6 राज्यों में ही क्या है? विधान परिषद, है ना। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में ही क्या है? विधान परिषद है। बाकी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। यानी बाकी राज्यों में विधानसभा और राज्यपाल मिलकर ही क्या बनाते हैं? विधानमंडल। क्लियर है ये? चलिए, तो राज्यपाल की योग्यता में हम देख रहे थे कि विधानसभा सदस्य बनने की क्या होना चाहिए? उसमें योग्यता होनी चाहिए, लेकिन वो संसद और विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, है ना। उसका क्या होता है? नियुक्ति, है ना। उसको निर्वाचित नहीं करते, उसको क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। और राज्यपाल को मंत्रिमंडल के सलाह पर, मंत्री परिषद के सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राज्यपाल को, किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किसकी सलाह से? मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री के सलाह से नियुक्त करता है। ठीक है। नियुक्ति के बाद क्या दिलाएंगे? शपथ। ठीक है। तो नियुक्त करके इसको भेज दिया जाता है, जिस राज्य में बेहतर रहता है उस राज्य में
भेज दिया जाता है और उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। तो शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसको क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। क्लियर है? राष्ट्रपति इसको नियुक्त करके भेजता है, जिस राज्य में जाना होता है उस राज्य में, फिर उस राज्य का जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है वो राज्यपाल को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। शपथ के बाद क्या बताएंगे? नहीं कि कितने दिन तक तुमको काम करना है, तो कार्यकाल है ना। तो राज्यपाल का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लेकिन 5 वर्ष के पहले भी इसका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये किसमें काम करता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इससे क्या ले सकता है? त्याग पत्र ले सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। ऐसा इसलिए होता है, देखो, राष्ट्रपति को कौन भेजा? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के सलाह से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब केंद्र में सरकार बदल गई, तो केंद्र में सरकार बदल गई तो जो सरकार आएगा वो फिर अपने हिसाब से राज्यों में क्या रखेगा? राज्यपाल। तो जब सरकार बदलती है तो फिर वो राष्ट्रपति को अपने हिसाब से राज्यपाल रखने के लिए बोलता है। जो पुराने राज्यपाल है उनको क्या कर देता है? त्याग कर। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है कौन? राज्यपाल। अगर राष्ट्रपति उससे इस्तीफा नहीं मांगता है तो अधिकतम उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। क्लियर है? अब जब राज्यपाल काम करेगा तो उसको क्या देना पड़ेगा? वेतन। तो राज्यपाल का जो वेतन है पहले 1,10,000 रुपए था। वेतन पहले कितना था? 1,10,000 रुपए था। अभी वर्तमान में वेतन 3,50,000 रुपए हो गया। 3,50,000 रुपए। पहले कितना था? 1,10,000 रुपए था। अभी वर्तमान में वेतन जो है 3,50,000 रुपए हो गया। ठीक है? अब इसको भेजता कौन है? राष्ट्रपति। नियुक्त करके कौन भेजता है? राष्ट्रपति। कहाँ भेजता है काम करने के लिए? राज्य। तो ये कहाँ से दिया जाएगा इसका वेतन? राज्य के संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। राज्य के संचित निधि से राज्यपाल को क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। और वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है? 3,50,000 रुपए। वेतन के बाद क्या बताएंगे? पद त्याग। तो पद त्याग क्या है? ये इसका कार्यकाल 5 वर्ष होगा, इसको अपना पद क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। यदि स्वेच्छा से ये अपना पद छोड़ना चाहता है तो ये अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल जो है अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। ठीक है? अब ये मान लो कुछ काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, या इसको क्या करना है? निकालना है, तो कोई प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। इसको कौन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। अब उसके पद से त्याग पत्र मांगेगा, उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। क्लियर है? इसको हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति जो है इससे त्याग पत्र मांगेगा, इसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये है राज्यपाल की योग्यता, नियुक्ति, शपथ, कार्यकाल, वेतन और इसके बारे में, पद त्याग के बारे में। ठीक है? क्या चीज? किसका निर्धारण? राज्यपाल के वेतन का निर्धारण संसद करता है ना? संसद करता है और वेतन का भरण जो है वो राज्य के संचित निधि से किया जाता है। ठीक है? नहीं तो राज्य विधानसभा करेगा तो छत्तीसगढ़ का राज्यपाल ज्यादा वेतन पाएगा, आंध्र प्रदेश का वेतन, और राज्य करेगा तो उल्टा उल्टा कर देगा ना, अपने हिसाब से करेगा। तो वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। लेकिन वेतन दिया कहाँ से जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और अभी वर्तमान में कितना है? 3,50,000 रुपए। आगे चले। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की किसके बारे में? शक्ति के बारे में। राज्यपाल की शक्ति के बारे में बात करें। तो जैसे हमने राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा किया था, उसी प्रकार ही हम राज्यपाल की शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्ति में पहला क्या पढ़े थे हम लोग? कार्यपालिका शक्ति। ठीक है? उसके बाद पढ़े थे क्या? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। उसके बाद पढ़े थे कौन सा? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। उसके बाद चर्चा किए थे किस पर? वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। इसके बाद बात किए थे क्षमादान की शक्ति। क्षमादान शक्ति। फिर बात किए थे राष्ट्रपति के सैन्य शक्ति।
और बात किए थे क्या, कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति। और बात किए थे किसमें, आपातकाल की शक्ति, आपातकाल की शक्ति। और बात किए थे बहुमत इसमें स्वविवेक की शक्ति। तो राष्ट्रपति को जैसे सेंट्रल केंद्र के लिए शक्ति प्राप्त है, उसी तरह राज्य के लिए शक्ति किसको प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में हमने देखा था कि जिस तरह राष्ट्रपति कार्यपालिका की शक्ति का क्या होता है, प्रमुख होता है। पूरा कार्यपालिका की शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, उसी तरह राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र में जितने भी संवैधानिक आयोग हैं, जैसे सर्व लोक सेवा आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, है ना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जितने भी आयोग हैं उन सब के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। उसी प्रकार राज्य में भी जितने आयोग हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। क्लियर है? तो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, उसी प्रकार राज्य में नियुक्ति का अधिकार किसको प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त है। क्लियर है? ये है राज्यपाल की कौन सी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति। तो जिस तरह राष्ट्रपति जो है संसद का क्या बुलाता है, सत्र बुलाता है, उसी तरह राज्यपाल जो है विधानसभा का क्या बुलाता है, सत्र बुलाता है। विधानसभा का सत्र, विधानसभा विधान परिषद का सत्र बुलाना, सत्रावसान करना, ये सब किसका अधिकार है, राज्यपाल का अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 174 के तहत। अनुच्छेद नंबर 174, अनुच्छेद नंबर 174 के तहत जो राज्यपाल है, अनुच्छेद नंबर 174 के तहत राज्यपाल जो है विधानमंडल का क्या बुलाता है, सत्र बुलाता है, सत्रावसान करता है, और विधानमंडल का क्या करता है, विघटन करता है। ठीक है, अब मान लो सत्र बुलाया, सत्र बुलाएगा तो इन लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो काम करने के बाद राज्य सूची के विषयों पर क्या बनाएंगे, कानून बनाएंगे विधानमंडल के लोग। तो जो विधानमंडल में जो कानून बनता है वो किसके हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है, तो राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद क्या बनता है, कानून बनता है। क्लियर है? कोई विधेयक जो है विधानमंडल में पास होने के बाद किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर करेगा तो क्या बनेगा, कानून बनेगा। जैसे संसद में होता था ना, केंद्र के लिए जब कानून बनाना होता था तो पहले राज्यसभा में, लोकसभा में पास होने के बाद किसके पास जाता था, राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करता था, तब वो क्या बनता था, कानून बनता था। और उस विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को क्या प्राप्त था, वीटो पावर प्राप्त था। तो वैसी कुछ अधिकार किसको प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल जो है विधेयक को क्या कर सकता है, मना कर सकता है, पास कर सकता है, उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, या क्या कर सकता है, मना कर सकता है। क्लियर है? इसके अलावा किसी विधेयक को अनुच्छेद नंबर 200 के तहत, किसी विधेयक को अनुच्छेद नंबर 200 के तहत क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। देखो कुछ विधेयक ऐसे हैं जो राज्य सूची के विषयों पर क्या बनाना है, कानून बनाना है। अब मान लो राज्य किसी ऐसे विषय पर कानून बना रहा है जिसका प्रभाव किसको पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पड़ेगा, या राज्यपाल को समझ में नहीं आ रहा है कि जो कानून बना है इसको पास किया जाए कि नहीं किया जाए। तो कुछ जब राज्यपाल को संशय होता है किसी विधेयक पर, तो उस विधेयक को सीधा किसके पास भेज देता है, राष्ट्रपति को भेज देता है कि इस पर विचार कौन करो, राष्ट्रपति करो। ऐसा वो किस अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद नंबर 200 के तहत करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास सुरक्षित भेजता है, ये अनुच्छेद नंबर 200 के तहत है ना। ये उसकी विधायी शक्ति नहीं है, कौन सी शक्ति है, स्वविवेकी शक्ति। इसको भेजना है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, उसके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए राष्ट्रपति के पास किसी विधेयक को भेजना उसकी कौन सी शक्ति है, स्वविवेकी शक्ति है। और बाकी विधेयक को पास करना, पुनर्विचार करना या मना करना, ये उसकी कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति।
क्लियर है। अब जब राज्यसभा और लोकसभा सत्र में नहीं होते थे तो किसी विषय पर कानून बनाने की क्या पड़ती थी, जरूरत पड़ती थी। तो अनुच्छेद नंबर 123 के तहत अध्यादेश जारी करता था कौन, राष्ट्रपति। उसी प्रकार विधानमंडल यदि सत्र में नहीं है और राज्य के किसी विषय पर क्या बनाना है, कानून बनाना है, तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होता है अनुच्छेद नंबर 213 के तहत। तो अनुच्छेद नंबर 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है कौन, राज्यपाल। ठीक है, ये 6 सप्ताह तक क्या रहता है, 6 सप्ताह तक लागू रहता है। 6 सप्ताह के अंतर्गत विधानमंडल का सत्र बुलाना होता है। यदि सत्र में इस कानून को पास कर दिया जाता है तो परमानेंट कानून बन जाता है, वरना ये 6 सप्ताह में क्या हो जाता है, समाप्त। क्लियर है। तो राज्य सूची के किसी विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 213 के तहत। कितने दिन के लिए रहता है, तो 6 सप्ताह के लिए रहता है। 6 सप्ताह तक अगर विधानमंडल ने इसको पास नहीं किया तो ये क्या रद्द हो जाता है। ठीक है, और पास कर दिया तो क्या बन जाता है, कानून। ठीक, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को और राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है। उसी तरह राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा में और 1/6 सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्य को और विधान सभा में एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद नंबर 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है, उसी तरह अनुच्छेद नंबर 333 के तहत विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है कौन, राज्यपाल। क्लियर है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है कौन, राष्ट्रपति, जो कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र से होते हैं। उसी तरह विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और एक और क्षेत्र जुड़ जाता है, सहकारी आंदोलन के क्षेत्र से क्या करता है, मनोनीत करता है राज्यपाल। ठीक है, ये है राज्यपाल की कौन सी शक्ति, विधायी शक्ति। ठीक, अब बात करेंगे किसकी, न्यायिक शक्ति। तो जैसे राष्ट्रपति जो है सत्र बुलाएगा, विधानसभा का अध्यक्ष, सत्र बुलाना मतलब बैठक बुलाना। तो बैठक, विधानसभा का बैठक होगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। विधान परिषद का बैठक होगा तो उसका विधान परिषद का सभापति होता है ना, वो अध्यक्षता करता है। ठीक, चल अब बात कर रहे हैं हम किसकी, राज्यपाल के न्यायिक शक्ति की। तो जैसे राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है, उसी तरह राज्यपाल जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। जिला न्यायालय के न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कल पढ़ाया भी था। ठीक है, तो न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल जो है जिला न्यायालय के न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। ठीक, इसके बाद जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश है उसको शपथ दिलाने का काम भी कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल की क्या है, न्यायिक शक्ति। ठीक, इसके बाद राज्यपाल की किसके बारे में बात करते हैं, वित्तीय शक्ति के बारे में। तो जैसे संघ का या केंद्र का, सेंट्रल का जो संचित निधि है, राज्य का जो संचित, केंद्र का जो संचित निधि है, केंद्र का आकस्मिक निधि है, उसमें पैसा जमा करना हो या निकालना हो तो किसका परमिशन लेते थे, राष्ट्रपति का। तो उसी तरह राज्य के संचित निधि या राज्य के आकस्मिक निधि से पैसा निकालना हो या जमा करना हो तो किसका परमिशन लेना पड़ेगा, राज्यपाल का परमिशन, अनुमति की जरूरत होती है। यानी राज्य की संचित निधि और आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है, राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। इसके अलावा राज्यपाल जो है राज्य वित्तीय आयोग का भी क्या करता है, गठन करता है। जैसे वित्त आयोग का गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राज्य वित्तीय आयोग का गठन कौन करता है, राज्यपाल करता है अपने राज्य में। इसके बाद बात करेंगे कौन सा, क्षमादान की शक्ति।
तो अनुच्छेद नंबर 72 में क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। और अनुच्छेद नंबर 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन दोनों के क्षमादान की शक्ति में थोड़ा सा अंतर है। राज्यपाल केवल कुछ चीजों को छोड़कर बाकी जो क्षमादान की शक्ति है वो राष्ट्रपति की तरह है। कैसे? फांसी के सजा को माफ करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। यदि किसी व्यक्ति को सेंट्रल के कानून के हिसाब से सजा हुआ है तो उसको माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को सजा किसके हिसाब से हुआ है? संघ सूची या संघ सूची में जो वर्णित विषय है उनके हिसाब से यदि किसी व्यक्ति को सजा हुई है, उन विषयों पर सजा हुई है, तो उसको माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। एक फांसी की सजा को माफ करने की शक्ति और दूसरा सेंट्रल के कानून पर बनाए गए सेंट्रल के कानून पर सजा हुआ है या संघ सूची के विषयों पर जिसको सजा हुआ है उन सजा को माफ करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। बाकी किसी भी सजा को माफ करने की जो शक्ति है वो राज्यपाल को प्राप्त है। क्लियर है? तो फांसी की सजा केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानून या संघ सूची में वर्णित विषय पर अपराध के कारण क्या मिलता है? सजा, उसको छोड़कर बाकी सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है किसको? राज्यपाल को। किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 161। क्लियर है? सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और आपातकाल की शक्ति ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है ना। तो कौन कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है बोलेगा? तो फांसी की सजा को माफ करने की शक्ति, सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और आपातकाल की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं। क्लियर है? राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है कौन? राज्यपाल। ठीक। लेकिन जब आपातकाल में अनुच्छेद नंबर 356 के तहत राज्य में क्या लगता है? संवैधानिक आपातकाल लगता है। तो मुख्यमंत्री का पद क्या हो जाता है? उस समय मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जब राज्य में संवैधानिक आपातकाल राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य में मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तो यही राज्यपाल जो है क्या बन जाता है? वास्तविक प्रमुख बन जाता है। यही राज्यपाल क्या बन जाता है? वास्तविक प्रमुख बन जाता है। क्लियर है? राज्यपाल राज्य का कैसा होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। लेकिन जब अनुच्छेद नंबर 356 के तहत राज्य में संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ क्या बन जाता है? वास्तविक प्रमुख बन जाता है। जबकि बाकी टाइम वास्तविक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री। क्लियर है? इसके बाद है कौन सा? स्वविवेक की शक्ति। तो इन शक्तियों के अलावा राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति भी प्राप्त है। वो अपने विवेक से क्या करता है? फैसला लेता है। उसी को क्या बोलते हैं? स्वविवेक की शक्ति। जैसे मान लो बहुमत सरकार बनी, मतलब चुनाव हुआ, तो चुनाव हुआ तो कोई भी पार्टी जो है बहुमत नहीं हासिल कर पाई, तो किस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है ये किसके विवेक पर निर्भर करता है? राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना है तो किसको? तो ये अपने विवेक से फैसला लेगा कि राष्ट्रपति के लिए कौन सा विधेयक भेजना है। तो ऐसे कुछ विषय हैं जिनके ऊपर वो अपने खुद से फैसला लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? स्वविवेक की शक्ति। क्लियर है? तो ये है पूरा राज्यपाल। आगे पढ़ेंगे हम इनके राज्य की कार्यपालिका के विस्तार के बारे में नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए